आपको हम बता दें, चंपारण के पावन धरती सुगौली में आज भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के जो प्रशिक्षक के तौर पे आज चंपारण के पावन धरती पे प्रशिक्षकों के द्वारा यहाँ के किसानों को सहकारिता के जो गुण दिए जा रहे हैं, सहकारिता के बारे में जो बताया जा रहा है, इसके जो अधिकारी हैं ये लोग यहाँ आज कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ के किसानों को सहकारिता से अवगत करा रहे हैं। इसी क्रम में हम अभी उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के सुगांव पंचायत में। हमारे कैमरे पर उपस्थित जो मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बता दें ये सहकारिता विभाग के ये एक अधिकारी हैं प्रशिक्षक के तौर पे। हम इनसे सबसे पहले मिलेंगे और इनकी प्रतिक्रियाएं आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे केआर मीडिया न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर, आप ये भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज सुगौली प्रखंड के सुगांव पंचायत में कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया गया है सर। और सर, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कृषकों को जागरूक करना सहकारिता के विषय के प्रति, कि सहकारिता को लोग समझें। सहकारिता जन जन की भावना है, सहकारिता विषय जन जन के लिए है, सहकारिता जन जन के लिए है और ये जन आंदोलन है, जन विषय है। इस बात को हम लोग, इस बात के प्रति जागरूक करने हम लोग आए हैं। सर, आप लोग किस रूप में आए हैं? सरकार के मतलब कि किस अधिकारी के रूप में आए हैं? हम लोग एक प्रशिक्षक के रूप में आए हैं। भारत सरकार की कृषि जो सहकारिता मंत्रालय है, पहले कृषि मंत्रालय के तहत सहकारिता विभाग हुआ करता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्ष 2021 में अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद काम करती है, जिसके प्रायः राज्यों में एक सहकारिता से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र है, जिसको सहकारी प्रबंध संस्थान कहते हैं। उसी का एक केंद्र पटना में अवस्थित है, शास्त्री नगर में, दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान। हम लोग वहाँ बतौर प्रशिक्षक के रूप में काम करते हैं। और आज दिल्ली से ही हम लोगों को ये संदेश पिछले दिनों आया था, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनके प्रेरणा के तहत कि आप लोग इस गांव में जाकर इस विषय पर जागरूक करें लोगों को। और इसी सतत जागरूकता और ये सुखद संयोग है कि यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी अमृत महोत्सव समारोह के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर, एज ए प्रशिक्षक के रूप में आज चंपारण के पावन धरती पर आप लोगों का आगमन हुआ है। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सहकारिता विभाग के द्वारा आम किसानों की आय को दुगुना बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है किसानों को? एक तो सबसे बड़ी योजना जो सर्वविदित है वह ये है अधिप्राप्ति की, फसलों की अधिप्राप्ति, खासकर कर धान और गेहूं की। ये बहुत व्यापक योजना है और राज्य सरकार और साथ में केंद्र सरकार भी इसके लिए पूरी प्रतिबद्ध है। दूसरी योजना ये है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो ये है कि कृषि यंत्रों को, ये पैक्स को मुहैया करा रही है राज्य सरकार कि उनको रियायती दर पर किसानों के बीच किराए के माध्यम से उपलब्ध कराएं, ताकि वो उन्नत खेती की ओर अग्रसर हों, वैज्ञानिक खेती की ओर अग्रसर हों। उनके खेती में जो लागत है वो लागत में कमी आए, उत्पादन बढ़े, जिससे उसकी आमदनी बढ़े। यही सरकार का लक्ष्य है। सर, अभी आप पैक्स की भी चर्चा कर रहे हैं। क्या ये जो सहकारिता विभाग के द्वारा ये जो सुविधाएं प्रोवाइड कराया जा रहा है आम किसानों को, तो ये क्या पैक्स के माध्यम से आम किसानों तक पहुंचेगा सर? अधिप्राप्ति की सुविधा पैक्स के माध्यम से है, जन वितरण प्रणाली की सुविधा पैक्स के माध्यम से है, कृषि यांत्रिकरण की भी सुविधा राज्य सरकार ने पैक्स के माध्यम से ही लोगों को मुहैया करवा रही है। सर, और सर, सहकारिता विभाग के द्वारा किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं सहकारिता विभाग तैयार की हुई है किसानों के लिए? सबसे बड़ी योजना है जो केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है कि सबसे नज़दीक की सहकारी संस्था अगर गांव के है तो वो है बिहार में पंचायत स्तर पर काम करने वाली प्राथमिक कृषि सहायक सहयोग समिति, जिसको कि हम लोग पैक्स के नाम से जानते हैं, जो बहुत लोकप्रिय भी है।
इसी के माध्यम से राज्य सरकार जो है अधिप्राप्ति का काम भी कर रही है। पैक्सों का सुदृढ़ीकरण सरकार की प्राथमिकता है। पैक्स को एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में सरकार विकसित करना चाहती है ताकि किसान की समस्त प्रकार की ज़रूरतों को पैक्स के द्वारा पूरी की जा सके। इसमें चाहे वो कृषि ऋण की ज़रूरत हो, गृह ऋण की ज़रूरत हो, व्यक्तिगत ऋण की ज़रूरत हो, उनकी जमा वृद्धि हो, बचत की आदत हो, और भी तरह की जैसे उनकी ज़रूरत हो, चाहे वो शिक्षा ऋण की ज़रूरत हो, लड़की की शादी के लिए ऋण की ज़रूरत हो। इसके अलावा उनको आवश्यक परामर्श कृषि कार्य के संबंध में, छोटे छोटे कामगार लोग उससे ऋण ले सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। जो इनपुट आपूर्ति है जैसे खाद, बीज, अभी आपने देखा होगा कि इफ़को जैसी एक सहकारिता के क्षेत्र में बड़ी संस्था नैनो एक खाद विकसित की है, जिसको कि अभी अनुभव किया गया है इस आधार पर कि उसको बहुत कम उपयोग से कृषि का उपज बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा है और उसको भारत सरकार ने एक पेटेंट दिया है, एक प्रमाणिकता दी है, ताकि वो किसान जो है आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकें और उसके व्यवहार को बढ़ाएं और कम खर्चे पर अपनी आमदनी बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं। सर, मौजूदा जो पैक्स के अध्यक्ष लोग हैं उन लोगों का कार्यकाल लगभग 1.5-2 साल के बाद समाप्त भी होने वाला है, और जो भी किसान हैं, अधिकतर किसानों की ये लालसा होती है पैक्स का सदस्य बनने की। तो ये क्या प्रोसीजर है, पैक्स का सदस्य बनने का प्रोसीजर क्या है सर? पैक्स की सदस्यता का बहुत साधारण व्यवहार है। वह ये है कि आप आवेदन दें कि मैं सदस्य होना चाहता हूँ, उसमें आप वयस्क हों, आप का व्यवहार अच्छा हो, आप आपराधिक किस्म के व्यक्ति नहीं हो, वह सदस्य हो सकते हैं। वित्तीय व्यवहार यह है कि 1 रुपये का नामांकन शुल्क लगता है और 10 रुपया की एक हिस्सा पूंजी है। आने वाले वर्षों में अगर केंद्र सरकार से राज्य सरकार सहमत होगी तो ये दोनों 1 रुपये की जो नामांकन शुल्क की राशि है वह बढ़कर 100 रुपये हो जाएगी, और सदस्यता शुल्क भी जो हिस्सा पूंजी की एक राशि की कीमत है 10 रुपया, वह भी बढ़कर 100 रुपये हो जाएगी। लेकिन अभी बगल के झारखंड राज्य में ही अभी 100 रुपये की सदस्यता शुल्क है, जो बिहार में केवल 10 रुपया इसलिए रखा गया है ताकि जो समाज के निर्धनतम व्यक्ति भी हैं, जो अत्यंत दुर्बल व्यक्ति हैं आर्थिक रूप से, वह भी इसके सदस्यता का लाभ उठा सके। इसमें कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं है और कोई बहुत कलमजी व्यवस्था इसमें नहीं बनाई गई है। यानी कि सर, जो निचले स्तर के व्यक्ति हैं, जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, जो किसान खेती करने योग्य व्यक्ति नहीं है, क्या वे लोग भी पैक्स के सदस्य बन सकते हैं? निश्चित तौर पर बन सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि कृषक के साथ साथ कामगारों की, मैं छोटे छोटे कामगारों की भी बात कर रहा हूं कि वह भी सदस्य बन सकते हैं। 2 तरह की सदस्यता है, एक हिस्सा पूंजी देकर भी आप सदस्य हो सकते हैं, एक केवल नामांकन शुल्क देकर भी आप सदस्य हो सकते हैं। फर्क केवल इतना होगा कि हिस्सा पूंजी देकर जो सदस्य होंगे वो समिति के विभिन्न पदों पर निर्वाचन के पात्र होंगे, और जो सह सदस्य केवल नामांकन शुल्क देंगे वह निर्वाचन के योग्य नहीं होंगे। यही बुनियादी फर्क है सदस्यता में। इसलिए 1 रुपये की ऐसी राशि है जो सह सदस्य तो ज़्यादातर लोग बन सकते हैं और पैक्स के साथ अपना वित्तीय व्यवहार और अन्य व्यवहार कर सकते हैं। सर, कभी कभी ये होता है कि मौजूदा जो पैक्स के अध्यक्ष होते हैं उन लोगों के द्वारा अपने कलीग को, अपने नज़दीक के व्यक्ति को ही पैक्स का सदस्य बनाया जाता है। उस स्थिति में एक आम व्यक्ति को, एक आम किसान को पैक्स का सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? वो स्थिति अब नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि पहले जो है ये चुनाव बहुत अल्प स्तर पर विज्ञापित किया जाता था। अब जब वर्ष 2009 से जब राज्य सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार राज्य पहला राज्य था इस देश में जो समस्त प्रकार की सहकारी समितियों का निर्वाचन प्राधिकार से कराने का निर्णय लिया है। ये राज्य अग्रणी रहा है और 2009 के बाद आप देखेंगे कि स्थितियां बदली हैं। ज़्यादातर पैक्सों में नए अध्यक्ष आए हैं, नई प्रबंध समिति बनी है और कई ऐसे, मतलब ज़्यादातर पैक्स की ये स्थिति है कि हर एक 5 साल पर आप देखेंगे कि अध्यक्ष और प्रबंध समिति के ज़्यादातर सदस्य बदल जाते हैं। तो अब वो पुरातन पंथी वाली व्यवस्था अब नहीं है। इसलिए मैं इस सवाल को इस तरह लेता हूं
कि अब नई व्यवस्था बनने से एक सकारात्मक ऊर्जा आई है और जो सदस्य हैं उनको एक तरह से स्वतंत्रता दी गई है कि बिना भय, बिना द्वेष के वो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना मतदान कर सकें। सर, मैं एक बार आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, एक बार आप अपना परिचय बताएंगे। मैं राजेश कुमार व्याख्याता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया कि दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी परामर्श संस्थान पटना में जो ये अवस्थित है, ये एक संघीय व्यवस्था के तहत एक प्रशिक्षण संस्थान है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो संस्थान है, जिसको बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान कहते हैं, जो पुणे में स्थित है। इसके अलावा क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान है, सहकारी प्रबंध संस्थान है, और विभिन्न राज्यों में जो राज्य का सहकारी संघ है या राज्य सरकार के तहत सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर त्रिस्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें समस्त प्रकार की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, उसके कर्मी और साथ में राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के पदाधिकारीगण भी प्रशिक्षण के लिए आते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये थे राजेश कुमार जी और हमारी टीम, यानी कि हमने इनसे सहकारिता से संबंधित जो भी सवालात किया, उन सभी सवालों का जवाब इन्होंने बेबाकी और निष्पक्षता के साथ दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि पैक्स से संबंधित, सहकारिता से संबंधित जो भी समस्याएं हैं और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन समस्याओं और परेशानियों का हल इनके जवाब में आप सभी दर्शकों को मिल गया होगा। हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं कुमार राकेश, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण से।